तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत कोई को तो ये भी नहीं पता होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, फिर इसका लॉ क्या था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ और कौन से साइंटिस्ट ने किया, फिर इससे हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात ये आता है कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिरता है तो वो हमेशा नीचे की ओर ही आता है। तो हमारा जो अर्थ है वो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से नीचे की ओर खींचती है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये तो बात की बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी और जिस फोर्स से खींचता है उसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ था और इसका लॉ क्या था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कहानी तो सबको को पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन जो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, वो एप्पल एक नीचे गिरा तो थोड़ा सोच विचार करने लगे कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, है ना, ऊपर क्यों नहीं गया। अगर वो एप्पल खा जाते तो उतना आज हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन थ्योरी के अनुसार वो तो सोचने लगे बहुत सारी चीज़। और फिर यहाँ से एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर उनका कहना था कि अर्थ के पास एक बहुत ही हाई अमाउंट में फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसे नीचे की ओर खींचती है। उसी फोर्स का नाम दे दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका लॉ क्या था। तो इसके लॉ के बारे में बात करते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो डिस्टेंस जो हम लोग लिए हैं वो कहाँ से लेंगे, क्या ये इस कॉर्नर से या फिर ये एंड से। तो इसका जवाब है कि डिस्टेंस हम लोग ना ही ये कॉर्नर से लेंगे और ना ही एंड वाला कॉर्नर से लेंगे। तो लेंगे कहाँ से। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, और पार्टिकल जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। और स्फेरिकल का सेंटर क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट जिस तरह से, तो सेंटर पॉइंट से ही हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को तो ये पता चल गया कि जो भी शेप है टोटल होल अमाउंट में क्या है वो स्फेरिकल शेप में। तो हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सेंट्रल से, सेंट्रल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना क्या चाहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना ये चाहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता हो उसमें दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ये m2 m1 को बोलता है कि तुम मेरे तरफ आओ, और ये m1 m2 को बोलता है कि तुम मेरे तरफ आओ। यानी m1 m2 पर अपनी ओर खींचता है यानी फोर्स लगाता है, और m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है। तो m1 जो है m2 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग नाम दे देंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। m2 वाला ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है किसके कारण, m1 के कारण। अब m1 को अपनी ओर कौन खींच रहा है, m2, इसका नाम देंगे F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि m2 जो m1 पर जो फोर्स लगा रहा है और m1 जो m2 पर फोर्स लगा रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, F12 इज इक्वल टू F21। ये सबसे बड़ा बात है। सिर्फ बात यह है कि उसमें एक में नेगेटिव साइन है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे, m2 को इधर खींच रहा है और m1 जो है m2 को इधर खींच रहा है, दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ ऑपोजिट बोलने से काम नहीं चलेगा। ऑपोजिट बोलने से इसलिए काम नहीं चलेगा क्योंकि ऑपोजिट बोलने का मतलब ये भी हो सकता है, हालांकि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिस्कस हो चुका है कि हमेशा कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स, और ये तो रिपल्सन है। अगर ये m1 को दूर भेजेगा और ये m2 को दूर भेजेगा तो ये तो अट्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो अट्रैक्शन में हमेशा जो अपोजिट फोर्स लगता है वो एक दूसरे की ओर लगता है। अब रहा बात कि सिर्फ अपोजिट बोलने से फिर भी काम क्यों नहीं चलेगा। यहाँ तक तो डिस्कस हो चुका है कि अट्रैक्शन है तो इट मीन्स रिपल्सन वाला तो हो ही नहीं सकता है, तो हो सकता है अपोजिट में ये भी हो।
या फिर ये नीचे फोर्स लगाए और ये ऊपर लगाए, तो भी तो हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिर्फ ऑपोजिट बोलने से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ऑपोजिट में हमारा ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑपोजिट में तो लगता है लेकिन उसी लाइन ज्वाइनिंग में लगता है। दो सेंटर यानी दो ऑब्जेक्ट जो है वही दो ऑब्जेक्ट के लाइन ज्वाइनिंग में ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी तक हम लोग ये जाने कि दो ऑब्जेक्ट में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो सेंटर से करते हैं और दोनों का जो फोर्स लगता है वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, भले ही मास दोनों का अलग अलग हो, उससे मतलब नहीं। और ऑपोजिट में फोर्स लगता है वो भी लाइन ज्वाइनिंग, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब हम लोग इसका लॉ के बारे में बात करते हैं। क्या था इसका लॉ, इसको फिर से बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक M1 और एक M2। दोनों का जो डिस्टेंस था वो था r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ ये था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास M1 इंटू M2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 बाई r स्क्वायर, है ना। अब यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी घटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आएगा G M1 M2 बाई r स्क्वायर। अब रहा बात कि ये जो G का वैल्यू है, ये G का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर बात करते हैं। ये G का वैल्यू होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब रहा बात कि ये जो हम लोग यूनिट निकाले हैं, ये यूनिट आया कहाँ से, ये यूनिट आप लोग भी निकाल सकते हो इजीली। यहाँ से G का वैल्यू छोड़ दें, बाकी जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो उधर चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, G का वैल्यू अगर यहाँ निकालेंगे तो f r स्क्वायर अपॉन M1 M2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसका यूनिट यहीं पर, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में kg इंटू kg क्या हो जाएगा, अपॉन kg स्क्वायर। तो G का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हम लोग इससे इंक्लूड करते हैं कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कि क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर G का जो यूनिट निकालने सीख गए, कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा यहाँ बात करते हैं हम लोग कि ये कहना क्या चाहता है, इससे क्या इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। तो फोर्स जो है यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास है और इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। और अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो ये डिनोमिनेटर में है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं। जैसे कोई नंबर है 8 और कोई नंबर है, सपोज दैट 8 नंबर है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू होता है टोटल सॉल्व होके वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इट मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इससे कुछ फैक्ट कि इससे क्या फैक्ट हो सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े कि दो मास में ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आखिर ये दो मास में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, तो हम लोगों के जो घर में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, तो वो दोनों आपस में टकरा क्यों नहीं जाता है। फिर हम लोग दूसरा बात करेंगे कि अर्थ में कोई अगर ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ भी, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है।
तो अर्थ को भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए था और इस ऑब्जेक्ट को भी नीचे शिफ्ट करना चाहिए था, यानी दोनों को शिफ्टिंग करना चाहिए था। लेकिन अर्थ तो अपने जगह में फिक्स होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही शिफ्ट करता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या फैक्ट है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला कि हमारे घर में जो दो ऑब्जेक्ट है या बहुत सारा ऑब्जेक्ट है उसमें भी अच्छा खासा मास है, लेकिन वो दोनों आपस में आखिर अट्रैक्ट होकर टकरा क्यों नहीं जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज दैट कि इसका मास है m1 और इसका मास भी है, इसका मास है m2। ये दोनों में अच्छा खासा मास है, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट करके टकराते क्यों नहीं? इसका रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो सपोज दैट कि पहला वाला ऑब्जेक्ट का मास है 400 kg और दूसरा वाला मास है 200 kg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ये दोनों का मास का प्रोडक्ट होता है, तो मास का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू g m1 m2 कितना हो जाएगा, 4 2 8 इतना। अब सपोज दैट कि डिस्टेंस बहुत ही कम है, सपोज दैट डिस्टेंस हम लोग मान लिए 1 है, 1 मीटर, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 1 है ना। तो फिर भी इतना वैल्यू आना चाहिए। इतना जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो भी वो अट्रैक्ट करके टकराते क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि जो g का वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू होता है 6.674 × 10⁻⁻11। अब 10⁻⁻11 कहने का मतलब क्या है, ये 10⁻11 डिवाइड में है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.00000 बहुत ही वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा कि वो नेगलेक्ट के बराबर हो जाएगा। और कोई भी नंबर में अगर हम लोग पॉइंट वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 2 अभी नंबर था मेरे पास 2, अगर उसमें पॉइंट वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.4 आता है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही छोटा हो जाता है। तो अगर हम लोग 80,000 को g का वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत ही छोटा आ जाएगा, 0.000 समथिंग, यानी ये नेगलेक्ट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये शो नहीं करता है कि दो मास में अट्रैक्ट होकर वो टकराते हैं। फोर्स तो अप्लाई होता है लेकिन इतना नेग्लिजिबल के बराबर होता है कि हम लोग उसे देख नहीं सकते। तो पहला नंबर का तो फैक्ट पता चल गया। अब दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा वाला जो फैक्ट है वो समझने पर पहला वाला भी फैक्ट हम लोग समझ सकते हैं, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा वाला मेरा क्वेश्चन ये था कि एक अर्थ है, सपोज दैट कि इसका मास है me, मास ऑफ अर्थ, और कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो पता चल रहा है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट इतना हैवी मास नहीं हो सकता जितना मास है अर्थ का। यानी यहाँ से ये इंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ बहुत ही ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास से। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये जो अर्थ है, अभी हम लोग ये पढ़े थे कि दोनों जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है, भले ही मास अलग अलग हो। तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना इस पे फोर्स लगाएगा। तो अर्थ को भी तो थोड़ा बहुत शिफ्ट होना चाहिए था, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही शिफ्ट क्यों करता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो ये सिर्फ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि मास ऑफ अर्थ बहुत ही हैवी होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब हम लोग ये भी जाने थे कि हाँ, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स बाय मास। तो यहाँ से अगर हम लोग इंक्लूड करें तो मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। यहाँ से कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि मास जो है डेनोमिनेटर में अभी बताया था कि कोई भी वैल्यू है, अगर डेनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, बहुत ही वैल्यू कम हो जाता है। और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से इंक्लूड कर लें कि मास ऑफ अर्थ क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है, इट मीन्स डेनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन मास
एक्सेलरेशन जो है अर्थ का वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, है ना। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, अर्थ के मुकाबले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो है अर्थ का बहुत ही कम होने के कारण ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो एक्सेलरेशन अर्थ का क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, और सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिखाई देता है। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट ही सिर्फ लगता है कि वो नीचे शिफ्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका वैल्यू एक्सेलरेशन का जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नेगलेक्ट के बराबर होता है, इसलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब बताया था कि जो पहला वाला जो फैक्ट था वो हम लोग इससे भी इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे ये अर्थ है, अभी ये बताया कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों के घर में जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है ना, तो सपोज दैट बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग पढ़े थे F इक्वल्स टू वो था G m1m2/r²। अब बताया था कि मास का जो प्रोडक्ट है वो ऊपर में है, प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मास मान लिए कि m1 है और इसका मास है m2। अब बताइए आप लोग कि m1 m2 का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या m1 me का। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि m1 और me का ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स शो करेगा। क्यों? क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूला के हिसाब से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो अर्थ का मास ये वाला ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा, तो ये जितना फोर्स से इसको खींचना चाहता है उतना फोर्स से, सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन खींचेगा इसको? अर्थ। इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे से टकराते हुए नज़र नहीं आता है, क्योंकि इसके अर्थ के रिलेटिव में m1 जो फोर्स लगा रहा है m1 पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, उतना फोर्स m2 के कारण इस पर नहीं लग रहा है, इसीलिए वो उसके तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह से m2 पर और me पर जो फोर्स लग रहा है सबसे हाईएस्ट है, उतना फोर्स m1 m2 पर नहीं लगा पा रहा है, जिसके कारण m2 m1 के तरफ जाते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।